सेट 4 और यहाँ शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर दिख रहा है सबको? पहला कह रहा है एक साइकिल को 800 रुपये में खरीदा जाता है, यानी क्रय मूल्य कितना है। और ध्यान रहे आप लोगों को जब पेपर सॉल्व करना है तो ये लिखना नहीं है, ये थ्योरी, ठीक है। ये तो केवल समझाने के लिए क्रय मूल्य है उसका 800 रुपये। और मुनाफा, मुनाफा मतलब क्या होता है? लाभ। मुनाफा को क्या बोलते हैं? लाभ। ये है 12%। कितना है? 12%। तो इसलिए विक्रय मूल्य कितना होगा? तो पहले सबसे पहले हम निकालेंगे लाभ या मुनाफा कितना हुआ इसका। तो 800 का 800 गुणा गया 12/100, 0 0 कट गया, 12 अट्ठा 96 रुपये, तो उस पर ब्याज लाभ हो गया। बोलो ठीक है। और इसलिए विक्रय मूल्य आपका, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा मुक्रय मूल्य प्लस लाभ। तो 800 प्लस 96 यानी कि हुआ 896 रुपये। इतने में साइकिल बेची जाएगी, ठीक है ना। इसी का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है अगर किसी धन का 3 साल के लिए 36 रुपये का साधारण ब्याज, अगर किसी धनराशि पर 3 साल के लिए 36 रुपये का साधारण ब्याज 3% की दर से लगता है तो मूलधन ज्ञात करो। मूलधन कितना है? मूलधन आपको निकालना है भाई। मूलधन आपको क्या करना है? और जहाँ जो चीज निकालनी है उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। मूलधन आपको निकालना है। दर कितनी है? 3%। दर कितनी है? 3% वार्षिक है, ठीक है ना। और दर से समय कितना है? 3 साल। समय है 3 साल और ब्याज है भाई 36 रुपये। ब्याज कितना है? 36 रुपये, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना मूलधन कितना है। आप जानते हैं चूंकि ये साधारण ब्याज होता है भाई है। अगर जहाँ पे ब्याज बोला गया सिर्फ तो उसको साधारण ब्याज, और अगर जहाँ पे बोला गया चक्रवृद्धि ब्याज तो फिर चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है भाई? मूलधन गुणा गया दर गुणा गया समय और बट्टे 100 बट्टे, ठीक है। अब ध्यान से देखो साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है? 36 रुपये। मूलधन मालूम नहीं है, मूलधन को मूलधन ही रहने दें, ठीक है ना। समय कितना है और दर कितनी है? 3% और बट्टे 100 बट्टे कितना? मूलधन गुणा गया दर गुणा गया समय बट्टे 100। तो यहां से मूलधन निकल जाएगा सीधे सीधे। मूलधन बराबर 36 गुणा गया जो हर में है भाई। देखो पक्षांतरण कैसे करेंगे? जो हर में है वो सीधे गुणा हो जाएगा और जो अंश में है वो हर में चले जाएंगे। बट्टे 3 तिया कितना हुआ? 9, 9 चको 36। तो मूलधन आ गया आपके कितना रुपया? 4 गुणा गया 100, तो 400 रुपये आपका मूलधन था भाई। 400 रुपये आपका क्या था? ठीक है। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कौन सा? 4 ना 3? क्वेश्चन 3 ये कह रहा है 8 गुणा गया, आपको हल करना है भाई। क्या करना है? हल करो। और सवाल दिया हुआ है 8 इंटू 6, 8 इंटू 2/3 डिवाइडेड बाई 4/9, 4/9 इंटू 2/3 इंटू, आपको फिर से DMAS रूल याद है सबको? तो ठीक है ना। तो क्या होगा? 8 इंटू, पहले इसको कोष्टक वाले को सॉल्व करो। तो 2/3 इंटू 9/4 भिन्न उल्टी हो जाएगी, ठीक है ना। और इंटू 2/3, 2/3 3 से 9 कटा 3 बार, 2 से 4 कटा 2 बार, ये बचा 8 गुणा गया 3/2 गुणा गया 2/3, 3 से 3 कटा 2 से, आंसर हो गया तुम्हारा 8। ये तुम्हारा क्या हो गया?
आसान है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4। आज के लिए क्वेश्चन नंबर 4। लुप्त पद निकालो। आपको क्या निकालना है, लुप्त पद। आपको 3-4 पद दिए होंगे और एक सीरीज दी होगी, उसको बोला गया होगा कि जो पद इसमें नेक्स्ट आएगा वो आप निकालो। और जो सीरीज है भाई 7, 14, कहाँ पे, अच्छा ये 6 भी था, कोई बात नहीं, यहाँ पे 6 भी गुणा कर दो। 8 गुणा गया 6, गुणा गया 6, 8 6 48, ठीक है, छूट जाता है कई बार, ठीक है ना। ये चलो 8 6 48 हो गया आंसर, सिंपल है। अब 7 20 56 और इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 2 बार गुणा है, 7 दूनी 14, 14 को 2 से गुणा करो तो 28 निकला, 28 को 2 से गुणा करो ये 56 है, 28 को, तो जो नेक्स्ट आएगा भाई वो इसको 2 से गुणा करके 56 दूनी 112, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया, राइट, सिंपल है, ठीक है। आज का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, आकृति में त्रिभुज कितने हैं, कितने त्रिभुज हैं, ध्यान से देखो। देखो कितने त्रिभुज होंगे, देखो 1 2 3, एक पूरा 4, एक ये वाला 5 और एक ये वाला, कितना, कुल कितने त्रिभुज हुए, 6 त्रिभुज हैं। देखो एक छोटा सा त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, तीसरा त्रिभुज, चौथा त्रिभुज ये वाला, देखो दिख रहा है, पांचवा त्रिभुज ये वाला और छठा त्रिभुज पूरा, ठीक है। तो कुल कितने त्रिभुज हैं, 6, कुल कितने त्रिभुज, ठीक है ना। तो छोटे से शुरू करो और उसके बाद बड़े की ओर बढ़ो। इसके बाद क्वेश्चन 6, क्या हुआ, लाइट नहीं आ रही आज, यहाँ ध्यान से देखो भाई, 1250, 1200, इसके बाद 250, उसके बाद 50, उसके बाद 10 और इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा। अब ध्यान से देखो, 1250 में 250 का भाग दो 5 बार, कितनी बार, 5 ही बार तो आया। 250 में 50 का भाग दो, यानी कि 5 से डिवाइड हो रहा है, तो जो नेक्स्ट ये डिवाइड होगा किससे, तो आंसर आएगा 2, आंसर कितना आएगा, ठीक है, 2 हो गया ना, क्योंकि हर अगला पद अपने पिछले पद में 5 से भाग देने पे आ रहा है, ठीक है ना। तो ये आया 2, आ जाएगा। ये आपको चेक करना है, कई बार क्या होता है, कुछ निश्चित मात्रा में किसी पद में से संख्या घटाने पे आता है, कई बार जोड़ने पे आता है, कई बार गुणा करने पे आता है, कई बार क्या आता है, भाग देने पे आता है। कुछ बार कई बार क्या होता है, सीरीज होती है, पहले वाले पद में 2 जुड़ा, दूसरे वाले में 4 जुड़ा, तीसरे वाले में 6 जुड़ा, तो ये सीरीज पकड़नी है, ठीक है ना। नोट कर लिया, मिटा दो इसको। अब थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं ये चाहूंगा कि तुम लोगों को थोड़ा कुछ फॉर्मूलों की ओर ले जाए। गप नहीं हुई, थोड़ा सा मैं तुम लोगों को कुछ फॉर्मूले बताता हूँ, ठीक है ना। और शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ कुछ फॉर्मूले हैं जो बेसिक फॉर्मूले, वो हमेशा याद होने चाहिए आदमी को। और इनमें से जो महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं भाई वो हैं घातांक, यानी इंडिसेस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, तथा करनी, शर्ट्स,
घातांक और, ये नियम हर किसी को याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो पहला जो, सबसे पहले हम घातांक का ले लेते हैं। सबसे पहले किसका, घातांक। घातांक का जो पहला नियम है वो ये है कि a की पावर b, a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n। अगर बेस समान हो तो घातें आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। जो दूसरा नियम है वो है a की पावर m बटे a की पावर n बराबर a की पावर m माइनस n, ठीक है। जो तीसरा है a की पावर m और इसकी पावर n, तो ये हो जाता है a की पावर mn, a की पावर mn, ठीक है, ठीक है। और जो चौथा नियम होता है a की पावर m बटे b की पावर m। अब बेस समान नहीं है लेकिन घातें आपस में क्या है, समान। बेस समान नहीं है, ये एक जगह बेस a है, दूसरी जगह बेस क्या है, तो ये होता है a बटे b की पावर m, a बटे b की पावर। और कई बार क्या होता है कि a की पावर m इंटू b की पावर भी क्या है, अभी बेस अभी भी समान नहीं है, एक जगह a है दूसरी जगह क्या है, b है, तो इसका मान होता है ab की पावर m, ab की पावर, ठीक है ना। ये तो हुआ तुम्हारा किसके नियम, घातांक। और इसके बाद आता है सर्ट्स, यानी कि करणी। करणी का मतलब होता है ये वाला चिन्ह भाई, इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, ये रूट चिन्ह या करणी चिन्ह है, ठीक है ना। अगर सपोज के लिए यहाँ पे अंडर रूट ए है, क्या है, तो इसके आगे कुछ नहीं लिखा जाता है, इसके आगे, तो इसका मतलब होता है ए की पावर 1/2। यहाँ पे जो 2 है ये लिखा नहीं जाता है भाई, ये 2 क्या नहीं होता है, लिखा नहीं रहता। सिर्फ अगर कहीं पे अंडर रूट लगा हो तो उसका मतलब है ए की पावर हाफ, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ पे 3 लिखा हो, यहाँ पे क्या लिखा हो, 3 लिखा हो, तो क्या होता है, तो इसका मान होता है ए की पावर 1/3। इसको घनमूल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, घनमूल। इस पहले वाले को बोलते हैं वर्गमूल। लेकिन हमें सिर्फ वर्गमूल और घनमूल ही नहीं पूछा जाता है, हो सकता है वो आपको 10 घात का पूछ ले, हो सकता है 15 घात का पूछ ले। तो जो फॉर्मूला है, अगर यहाँ पे a है इसको करणी घात बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, और यहाँ पे a है तो इसका मतलब होता है a की पावर 1/n, a की पावर 1/n, ठीक है। अगर a की पावर n है और करणी घात भी कितनी है, n है, ठीक है ना। तब ये कैसे सॉल्व होगा, तो ये a की पावर n तो है ही है, करणी की घात n है, तो इसका मतलब वो किससे क्या होगा, 1/n होगा। अब देखो घात के ऊपर घात है, a की पावर m की पावर n, a बराबर a की पावर m इंटू n, तो ये हो जाएगा a की पावर m इंटू सॉरी n है, n इंटू 1/n, 2 नहीं, अगर n घात की करनी है तो 1/n होगा ना, 2 घात की होती तो 1/2, 3 घात की होती 1/3, n घात की है तो 1/n, तो ये n से n क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो फाइनली आपके पास जो फॉर्मूला मिलेगा अंडर रूट a की पावर n करने की घात भी n बराबर क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, a की पावर n से n तो कट गया, a की पावर 1 बचा, a की पावर 1 मतलब a, तो ये a मिलता है भाई, क्या मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, a की पावर अगर 0 हो जाए, a की पावर क्या हो जाए, तो इसका मान हो जाता है 1। पिछले उसमें भी कहीं पे आया था, तो a की पावर 0 इक्वल टू 1 आ गया,
तो ये सबसे इसमें ये अक्सर ये पूछा जाता है आपके पास, ठीक है। अगर इसके बाद अगर ए की पावर ए बटे बी है भाई, और इसकी पावर कितनी है, एन है। ए बटे बी है, इसकी पावर कितनी है, तो इसका मतलब होता है ए की पावर 1/n इंटू बी की पावर बटे बी की पावर 1/n, यानी इसको लिख सकते हैं ए बटे बी की पावर 1/n, ठीक है। और अगर आप मल्टीप्लाई के रूप में देखें, n पावर है, ए बी है, तो इसका मतलब होता है ए की पावर 1/n इंटू बी की पावर 1/n, यानी इसको लिख सकते हैं ए बी की पावर 1/n। तो ये घातांक के नियम है और करनी के नियम है, जो कि आपको कई जगह यूज होंगे, ठीक है। नोट कर लिया? अगर नहीं किया तो मैं आपको वीडियो तो देता ही देता हूँ, ठीक है, उसमें से नोट कर लेना। मिटा दूँ इसको, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। और अब नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हुए थे अभी तक? आज के 6 हो गए थे ना। अभी ये भी खत्म हो, अच्छा ये है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्न में विकल्प पूरा करो। फिर वही क्या पूरा करना है, विकल्प पूरा करना है, ठीक है ना। ये कह रहा है 2 3 5 8 13, 2 3 5 8 13 डॉट 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 डॉट, और लास्ट में कितना है, 34 भाई, लास्ट में कितना है। तो ये पूरी सीरीज पूरी करनी पड़ेगी इस समय। अब देखो 2 और 3 के बीच में एक का अंतर है, यहाँ पे +2 +3, यहाँ पे एक का अंतर, 2 3 5 8, 2 एक का अंतर, 2 का अंतर, 3 का अंतर, 8 के बाद 8 एक 5 का अंतर आ रहा है, 5 का अंतर आ रहा है, फिर 7 का अंतर आएगा है। देखो पहले उसमें एक का अंतर, दूसरे उसमें 2 का अंतर, तीसरे उसमें 2 धन 1 यानी कि 3 का अंतर, फिर 3 धन 5 यानी कि कितने का अंतर आएगा, कितना का अंतर आएगा, 8 का अंतर। यहाँ पे कितना का अंतर आएगा, तो 21, और फिर यहाँ पे 8 और 5 13 का अंतर आ रहा है, नहीं आ रहा है, 13 21 34, 13 और 21 कितना हुआ, 13 और 21 कितना हुआ, 34। तो सीक्वेंस पहचाननी है भाई, ठीक है ना। कैसे आ रहा है, इसमें एक ही का अंतर आया, इसमें 2 और 1 3 का अंतर आया, फिर 3 और 2 5 का अंतर आया, 5 और 3 8 का अंतर, फिर 8 और 5 13 का अंतर, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है आज का, यहाँ शुरू है भाई। एक ट्रेन 750 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में पूरी करती है, तो 2 घंटे में कितना किलोमीटर पूरा करेगी। देखो दूरी कितनी है, 750 किलोमीटर, और समय कितना लगा, 15 घंटे भाई, समय कितना लगा, ठीक है ना। अब आपको निकालना है 2 घंटे में कितना जाएगा, तो पहले हम उसकी चाल निकाल देंगे। तो इसलिए चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर, तो 750 बटे 15, 15 पंजे 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको ये नहीं निकालना था, आपको निकालना था 2 घंटे में कितना दूर जाएगा। इसलिए 2 घंटे में तय दूरी,
2 घंटे में तय दूरी 4 गुना के समय, 50 गुना गया 2, तो 100 किलोमीटर। 2 घंटे में कितनी चल देगी? 100 किलोमीटर। आसान है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर कौन सा? 9। आज का क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है सरल करो। ये वाले क्वेश्चन ध्यान से देखो, ये वाले अक्सर पूछे जा रहे हैं भाई, ठीक है ना। और क्वेश्चन है 2 इंटू 3 प्लस 1/3 माइनस 1/3 1/3 माइनस 1/, यही है, यही दिख रहा है। अब 2 इंटू 3 कितना हुआ? 6, और प्लस 1/3 माइनस 1/3 बराबर 0, और 6 प्लस 0 बराबर 6। देखो, अगर किसी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो उसका मान नहीं बदलता है। किसी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। और किसी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो वो इनफाइनाइट हो जाता है भाई, उसका मान कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता। जहाँ पे देखो, जहाँ पे जैसा क्वेश्चन, जहाँ पे जैसा फॉर्मूला यूज हो रहा है, 0 प्लस 6 भी 6 ही होता, ठीक है ना। 6 में 0 जोड़ो या 6 से 0 में 6 जोड़ो। देखो, 5 में 3 जोड़ो या 3 में 5 जोड़ो। योग का, इसको बोलते हैं योग का क्रम विनिमय का नियम। क्रम विनिमय का मतलब आगे का पीछे, पीछे का आगे जोड़ो। तो 6 में 0 जोड़ो या 0 में 6 जोड़ो, एक ही बात है। वैसे 0 में a जोड़ो या a में 0 जोड़ो, एक ही बात है। 0 को a से गुणा करो तो भी 0 आएगा, a को 0 से गुणा करो तो भी, लेकिन भाग देने वाले में 0 को मैं 6 का भाग देंगे तो 0 आएगा। क्या आएगा? 0 में 6 का भाग दोगे तो क्या आएगा? 0। लेकिन 6 में 0 से डिवाइड करोगे तो वो अनंत आ जाएगा, यानी इनफाइनाइट। उसको आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीजें नोट करते रहना बीच बीच में। आगे बात समझ में? क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 है, यदि, देखो ये कह रहा है यदि 11 23 x और कितना 40, सॉरी 11 23 x का औसत, 11 23 और x का औसत कितना है? 40 है भाई। तो x का मान निकालो, इसका मान निकालो। औसत दिया हुआ है आपको, ठीक है ना। तो आप जानते हैं फॉर्मूला क्या यूज होगा? औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये फॉर्मूला यूज होगा है। जहां पे फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, ठीक है ना, उनको नोट करते रहो। पदों, औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो औसत कितना है? औसत कितना है? 40। तो 40 रख दो। पदों का योग, पदों को जोड़ो, 11 प्लस 23 प्लस x, और पदों की संख्या कितनी है? 3। 40 इक्वल टू 11 प्लस ये कितना हुआ? 34, और प्लस 34x नहीं होगा, ध्यान रहे, क्या हुआ? 34 प्लस x एंड डिवाइडेड बाई कितना है? 3, ठीक है। ये इधर गुणा हो जाएगा, तो ये इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे? एक से इधर गुणा करो, 34 प्लस x बराबर, ये इधर गुणा हो जाएगा, हाँ 120। तो x बराबर 34 कितना आया? 86। 86 या नहीं आया, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, सिंपल, ठीक है। हो गया भाई, हो गया।
नोट करो फटाफट, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। मिटा दूं मैं इधर, मिटा दूं? अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। एक दो चार क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर। अभी ये कह रहा है एक विद्यार्थी 60 अंक लाया और 20 अंक से क्या हो गया, फेल हो गया। प्राप्तांक 60 अंक लाया भाई, ठीक है ना। प्राप्तांक कितना लाया वो, और फेल हुआ 20 अंक से, फेल हो जाता है 20 अंकों से क्या हो गया, फेल। इसलिए पास होने के लिए प्राप्तांक, पास मार्किंग कितने हैं, पास मार्किंग ये लिख दो। तुम लोग गप मत मारो, यहाँ पढ़ाई हो रही, ठीक है ना। पास मार्किंग कितना है, पास मार्किंग लिखो इसको, पास होने के लिए प्राप्तांक ऐसे लिखो। चलो, पास होने के लिए आवश्यक, पास होने के लिए आवश्यक अंक कितने हुए भाई, कितने होने चाहिए, 60 अंक वो लाया, 20 अंक से फेल हो गया, तो 80 लाता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। अब ये कह रहा है यदि पास होने के लिए 40% चाहिए, पास होने के लिए कितना चाहिए, प्राप्तांक प्रतिशत, प्राप्तांक, ध्यान से देखो इधर, प्राप्तांक प्रतिशत कितना, x, सॉरी, प्राप्तांक प्रतिशत कितना, 40%। तो आपको निकालना है कुल पूर्णांक। तो पूर्णांक आपको क्या करना है, पूर्णांक का मतलब कुल कितने मार्क हैं, कुल कितने नंबर का पेपर था। अब ध्यान से देखो, पूर्णांक का 40%, पूर्णांक का 40% पासिंग मार्क है। क्या है, पासिंग मार्क कितना निकला हुआ इस समय, पूर्णांक का 40% में पास होता है, और वो कितना निकला है, 40 नहीं 80, 60 नहीं 80 निकला हुआ है। इसीलिए मैंने पास होने के लिए आवश्यक मार्क इसीलिए निकाले थे। तो पूर्णांक का 40% हो जाएगा कितना, 80। पूर्णांक का 40% कितना हुआ ना। और पूर्णांक सब, चलो पूर्णांक को रहने दो, ऐसे ही लिखो, पूर्णांक गुणा गया 40/100 बराबर कितना आया, 80। तो पूर्णांक कितना हो गया, पूर्णांक बराबर हो गया भाई 80 गुणा गया 100 और बट्टे 40, 40 दूनी 80, 200। कितना मार्क का पेपर था, 200 नंबर का पेपर था। कितना नंबर का था, 200 नंबर का पेपर था। और जो लड़का था वो लाया सिर्फ 60 नंबर, जबकि 80%, 200 का 40% कितना हुआ, 80। 80 नंबर लाने से उसको कितना मिले, सिर्फ 60 नंबर। तो कितने नंबर से फेल हो गया, 20 नंबर से। आ गई बात समझ में। इसके बाद क्वेश्चन कौन सा, नहीं ये 11वां था, अभी 12वां पे चलते हैं। क्वेश्चन 12वां, और ये कह रहा है 12 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं, 15 आदमी कितने दिन में कर लेंगे। 12 आदमी पूरा काम करता है, पूरा काम 12 आदमी कितने दिन में करते हैं, 12 आदमी पूरा काम करते हैं भाई 20 दिन में। अब ये काम समय का सवाल है भाई। तो 12 आदमी लगाए हमने और काम पूरा कितने दिन में हुआ, 20 दिन में। अब आप ये सोचो कि अगर अकेला आदमी लगता तो कितने दिन में करता। इसलिए अकेला व्यक्ति पूरा काम करेगा। पूरा काम करने में कितना दिन लेगा, ज्यादा लेगा, कितना, 12 से ज्यादा लेगा। 12 व्यक्ति कर रहे हैं 20 दिन में, तो अकेला लगेगा तो उसको लगेंगे
12 गुणा आ गया 20 यानी कि 240 दिन। एक आदमी लगा रहा काम पे, 240 दिन में काम निपटेगा और इसलिए 15 आदमी पूरा काम करेंगे। अब 15 लगा दिए, 15 आदमी पूरा काम करेंगे कितने दिन में भाई? तो 240 में किसका भाग दे देना है? 15 का। 15 कम 15, 15 छके 90। क्यों 15 क्यों 15, 9 बचा 0, 15 छके तो 16 दिन में लगेंगे। कितने दिन लगेंगे भाई काम में? 15 आदमी कितने दिन लगेंगे? 16 दिन लगेंगे। ठीक है, आसान सवाल है। तो काम समय और चाल समय वाले सवालों को थोड़ा ध्यान से देखो। ठीक है, क्वेश्चन 13। क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या r है। वृत्त की त्रिज्या कितनी है? r है। और आपको बोला गया है वृत्त का क्षेत्रफल। ये तो आसान है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है भाई पाई r स्क्वायर। और ध्यान रहे हमेशा क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में नापा जाता है भाई। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मात्रक में नापा जाता है। अगर सेंटीमीटर दिया है तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर दिया है तो वर्ग सेंटीमीटर, और अगर कुछ नहीं दिया है तो आप वर्ग मात्रक लिख दो या वर्ग इकाई लिख दो। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा? 14। क्वेश्चन 14 है, एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर। ये कल तो करवाया था। वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, त्रिज्या क्या होगा ये करवाया था, करवाया ना। किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो यहाँ गोले का पृष्ठीय, ध्यान से देखो, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है भाई 4 पाई r स्क्वायर वर्ग मात्रक, जहां r जो है गोले की त्रिज्या है। अब जब गोले का वक्र पृष्ठ पूछ सकता है तो ये गोले का आयतन भी पूछ सकता है। तो दूसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है, गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई r क्यूब स्क्वायर, नहीं भाई घन मात्रक। आयतन अगर जहां पे भी आया वहां पे घन मात्रक, जहां पे क्षेत्रफल आया वहां पे वर्ग मात्रक, याद रहेगा। ठीक है, और एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है, त्योहार के कारण 10% की और छूट देता है। समतुल्य बट्टा कितना है? समतुल्य बट्टा, ठीक है ना। तो माना क्रय मूल्य कितना है? माना जो मूल्य है उसका जिसपे दुकानदार बेचना चाहिए था वो 100 रुपये मान लो। कितना? माना वस्तु का मूल्य, इन ये बट्टा वाले सवालों को करने के लिए वस्तु का मूल्य कितना मानो? बेस 100 रुपये। अब पहली छूट है 30% छूट, 30% छूट के बाद मूल्य, तो 30% छूट के बाद मूल्य हो जाएगा 100 माइनस 100 गुणा गया 30/100। 100 का 30% छूट दे दी तो 70 रुपीज कितना आया? अब 70 रुपये में मिल रही भाई वस्तु, कितना मिल रही? और ये कह रहा है इस पर फिर 10% त्योहारी छूट, 10% त्योहारी छूट के बाद मूल्य, त्योहारों के कारण छूट देते हैं, छूट के बाद अब 10% त्योहारी छूट के बाद मूल्य होगा 70 है अभी मूल्य, अभी कितना है? तो 70 में 70 का कितना परसेंट घटाएंगे? 10%। त्योहारी छूट कितने परसेंट है? त्योहार के कारण छूट कितना परसेंट? 10%। तो अब हमारे 70 रुपये रह गया था, 70 में से 70 का 10% घटा दो तो 1 2 1 2, 70 में 7 गया। अब समतुल्य बट्टा, समतुल्य बट्टा यानी कि छोटी को बोलते हैं बट्टा भी है। तो 100 रुपये की चीज अब आपको कितना में मिली भाई? 63, यानी समतुल्य बट्टा आया
37 नहीं आ रहा, हाँ 37% का समतुल्य बट्टा है। कितना परसेंट है? अगर वो बोलता सीधे सीधे 37% की छूट देता तो ग्राहक को लगता कितने परसेंट छूट मिल रही है? 37%। तो सीधे 63 रुपये। उसने डायरेक्ट ना बोल के क्या बोला कि 30% और फिर 10%। तो एक बारगी के लिए आदमी को लगेगा 30% मिल रहा है, 10% 40% मिल रहा है। एक्चुअल में 40% नहीं मिल रहा, बल्कि कितना मिल रहा है? सिर्फ 37%। ठीक है ना। तो ऐसे कौन सा क्वेश्चन था? 15। ये क्वेश्चन 15 हुआ। चलो जो भी हुआ 15 16, ठीक है, नोट कर लो। टाइम कितना हो रहा है? ठीक है, 2-4 सवाल और हो सकते हैं अभी। क्यों? नोट कर लिया? मिटाऊं इसको? हैं? उम्र वाले? हाँ आएंगे आएंगे, सब आएंगे, चिंता मत कर। उम्र वाले, ठीक है, सब आएंगे। अभी जो आ रहे हैं, जैसे जैसे आते रहेंगे वैसे आपको बताता रहूँगा। अभी जो आ रहा है हम उसी को शुरू करें। अभी क्वेश्चन नंबर 17 पे शुरू करूँ। कम से कम एक दिन में 20 क्वेश्चन तो करो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मान निकालना है भाई। क्या निकालो? मान निकालो। और क्वेश्चन है 60 माइनस 60 माइनस। अब आपको ये ध्यान रहो, देखो यहाँ अगर हम माइनस और माइनस को गुणा करें तो प्लस होता है, ठीक है ना। अगर हम माइनस और प्लस को गुणा करें तो क्या होता है? माइनस प्लस माइनस का और प्लस प्लस का प्लस प्लस प्लस। ध्यान रहे ये गुणा हो रहे हैं, ये चिन्हों के गुणन का नियम है। और अगर हम तो देखो ये 60, ये एक माइनस और दूसरा माइनस गुणा होके क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये 60 प्लस 60 यानी कि आएगा 120। ये आपका आंसर है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 कह रहा है त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। मैंने आपको बताया त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा गया ऊंचाई। कर लोगे? इसमें वही दिया हुआ है, कर लेंगे। नेक्स्ट 42 सेंटीमीटर वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल कितना होगा? वृत्त का व्यास बराबर है भाई कितना? 42 सेंटीमीटर। इसलिए सीधे निकाल दो त्रिज्या। ध्यान रहे वृत्त का जो व्यास है वो कहीं भी कैलकुलेशन में काम नहीं आता है। त्रिज्या व्यास की आधी होती है। 42 का आधा कितना हो गया? 21 हो गया। अब इसलिए आपको बोला गया है वृत्त की परिधि निकालो। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, 2 पाई यानी सीधे 2 पाई का मान 22/7 और r का मान 21। 7 × 21, 22 दूनी 66 दूनी 132, 100 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर में आएगा कितना? आएगा 132। त्रिज्या मात्रक हमेशा वही आता है जो लंबाई का मात्रक होता है भाई, क्योंकि परिधि भी अपने आप में एक दूरी होती है, यानी कि लंबाई होती है। और अगर हम क्वेश्चन 19 पे चलें, नहीं इसका आगे भी है, केवल परिधि नहीं निकालनी बल्कि वृत्त का क्षेत्रफल भी निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है भाई पाई r स्क्वायर। पाई का मान 22/7, r स्क्वायर यानी 21 गुणा गया स्क्वायर यानी कि 2 बार गुणा करना है 21। तो 7 × 21, 22 गुणा गया 21 × 63, 21 63 दूनी 126 का 6, 63 दूनी 126 और 12 138। और ये आएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर।
क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मात्रक में। 19वां क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन ये कह रहा है 9 की पावर 4, अभी 9 की पावर 4 इंटू 9 की पावर 4, 9 की पावर 4 a इंटू बी की पावर 4। देखो a की पावर m इंटू बी की पावर m बराबर 9 की पावर कितनी हो जाएगी 4 प्लस 4, यानी आंसर हो जाएगा 9 की पावर 8। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया? हो गया। क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20 ये कह रहा है कि 140 का 30% बराबर 480 का x%। तो x का मान निकालो। किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। देखो ये सही सवाल है। 140 का 30% बराबर क्या भाई 840 का x%। ठीक है ना। अब 140 का 30%, 140 इंटू 30/100 हुआ और 840 गुणा गया x/100, ऐसे हुआ। ये जीरो इससे कटा, 1 2 1 2 चौदह कितना हुआ 42, और ये हुआ भाई 47, 2 से कटा और ये 5, तो 47/5x। 2 से ऊपर नीचे काट दिया मैंने, 84 47 बार कटा और 10 5 बार कटा, तो x बराबर हो गया भाई 42 गुणा गया 5/47, 42 गुणा गया 5/47, 47 आया। 840, 140 का 30%, 140 का 30%, 14 42, ठीक है। और 840 का x%, तो 2 से नहीं 47 नहीं 42, ये भी आएगा। तभी मैं कह रहा हूँ कुछ गड़बड़ हो रहा है। ये 42 बार देखो 84/10 था ना, तो 84 में 2 का भाग दिया 42 और इसमें 5, तो 42 से 42 कट गया, x बराबर 5 आ गया भाई। x बराबर कितना हो गया? और ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। आसान है, ठीक है। तो ये हुए भाई कितने क्वेश्चन हो गए? 20 क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना बहुत है, और इसके बाद